ओके बच्चों, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे कि मैं जीत बैच में एमडब्ल्यूएफ में मैथ्स और टीटीएस में केमिस्ट्री का रोज एक लेक्चर डालूंगा। अगर आप चाहो तो बिना ट्यूशन के, बिना पैसे खर्च करे आप अच्छी सी तैयारी कर सकते हो। बस आपका काम क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डेली मैं आपको अपडेट कैसे दे पाऊंगा कि मैं वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है? इसलिए आपको अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, ठीक है ना? और जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे। चलो, तो मैं तो वैसे रेगुलर बैच जो मेरे पे चल रहे हैं उस पर तो मैं बहुत आगे तक चला गया, लेकिन मैं शुरुआत से कराऊंगा, ठीक है ना? एक चैप्टर की 2 या 3 क्लास होगी, हार्डली 2 क्लास में मैं सारा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा और नेक्स्ट क्लास में उसके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है ना? तो आज हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस, है ना? तो सबसे पहले एक टर्म आती है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन, कि हम यही पूछते हैं कि केमिकल रिएक्शन कहते किसे। तो सिंपल सा है। जैसे बच्चों देखना, जैसे मान लो कागज है, कागज को आपने जलाया, कागज जलाने के बाद राख में बदल गया, पेपर कन्वर्टेड इनटू ऐश। ओके, तो ये जो पेपर से राख बन गया, इस राख से वापस पेपर लाया जा सकता नहीं। इसी तरीके से मान लो आपने दही जमाया, दूध में थोड़ा सा दही डाला और दही बन गया, तो ये दही से दोबारा दूध आ सकता है? नहीं। तो ऐसी कोई सी भी प्रोसेस, ऐसी कोई सी भी घटना या ऐसा कोई सा भी प्रक्रिया जिसमें आप किसी चीज से किसी और चीज में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना? तो मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, द प्रोसेस। और ये इसे बिल्कुल ट्यूशन की तरह लेना। ट्यूशन की तरह लेने का मतलब है कि पेन कॉपी लेके बैठना, ऐसा नहीं कि गाने सुन रही हो, ठीक है ना, या सुन रहे हो। पेन कॉपी लेके बैठना, जो मैं लिखूं वो लिखते रहना, पॉज करके लिखना, चाहे कैसे लिखना। द प्रोसेस इन विच सम फॉर्म ऑफ सब्सटेंस changes into another form या other form। एग्जाम्पल तो बहुत है, बर्निंग ऑफ पेपर, मेकिंग ऑफ कर्ड और डाइजेशन ऑफ फूड। देखो, जैसे क्लास 9th में आपने दो तरीके से पढ़े थे। चेंज दो होते हैं बच्चों, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। अब आपको समझना है फिजिकल चेंज किसे कहते हैं और केमिकल चेंज किसे कहते हैं। तो फिजिकल चेंज उसे कहते हैं बच्चों जिसमें जो भी घटना होती है उसे वापस सही करा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने आइस से वाटर कन्वर्ट कर दिया, बर्फ से पानी, तो आप वापस पानी को बर्फ में कन्वर्ट कर सकते हो। ये कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज वो होते हैं, जैसे यही ले लो, पेपर को आपने राख में कन्वर्ट कर दिया, पेपर टू ऐश। अब आप वापस राख को पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। तो केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज ही होगा, फिजिकल चेंज नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है ना? अब दूसरी बात क्लास क्या आती है? अब आपके पास बात यह आती है कि भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन, चाहे दही का जमना हो, कागज का जलना हो, चाय का बनना हो, कुछ भी हो, वो जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है ना, तो वो कोई ना कोई क्या कहते हैं, कोई ना कोई क्या कहते हैं, इसे ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं वैसे तो, मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन आता है जिसे चेंज कहते हैं। तो अब हमें पढ़ना है कि क्या क्या चेंज आ सकते हैं, ठीक है ना? तो आपके पास है चेंजेस अकर इन एनी केमिकल रिएक्शन। चेंजेस अकर इन एनी केमिकल, मैं रिएक्शन को आर एक्शन से लिखूंगा, आपको पेपर में नहीं लिखना है, ठीक है ना? हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो जैसे देखो, पहला, आपने एक बच्चे से कहा भाई चाय बनाओ, तो आपको कैसे पता चलता है कि चाय बन गई? कलर से पता चलता है, ठीक है ना? कलर से पता चलता है कि चाय बन गई, है ना? तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो एक चेंज हो सकता है, चेंज इन कलर। कई जगह ऐसा होता है कि आपका गैस निकलता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसका परफेक्ट एग्जांपल है कि जब आप जैसे एक चूना लो, ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, ठीक है, उसको जैसे ही आप पानी में भिगोगे तो देखना उसमें से गैस के बबल्स आएंगे बाहर, यानी कि वो अंदर केमिकल रिएक्शन कर रहा है और उससे क्या निकल रही है? गैस निकल रही है, ठीक है ना? थर्ड वाला देखो, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन इन गैस और चेंज इन टेम्परेचर।
टेम्परेचर भी चेंज होता है। जैसे मैंने इसी वाले एग्जांपल का लेना है, चूने वाले एग्जांपल को, चूने को पानी में भिगोगे तो देखना जो पानी होगा या जो बर्तन होगा वो गर्म हो जाएगा, यानी कि उसमें हीट निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है। ऊष्मा निकल रही है या अंदर जा रही है वो एक अलग कैटेगरी है, अभी पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल ये चेंज हमें पढ़ना है। ऐसे बहुत चेंज और होते हैं, जैसे मैं लिख सकता हूँ चेंज इन पीएच। पीएच में चेंज हो सकता है। पीएच क्या होता है? पीएच एक स्केल होता है जो आपको बताएगा कि कौन एसिड है और कौन बेस है, ठीक है ना। ये सब धीरे धीरे आपके पास चीजें आएगी, ठीक है ना। चलो अब आपके पास क्लास क्या है, अब हमने क्या देखा, केमिकल रिएक्शन होगा तो कोई ना कोई चीज तो होगा। लेकिन जैसे कि मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो मैंने क्लास आपको कहा कि भाई आपकी सैलरी कितनी है, और आपने कहा इतनी है कि मेरा पेट भर जाता है। हमें मजा नहीं आएगा। हमें मजा कब आएगा? जब आप उसे नंबर्स में बताओगे कि भाई मेरी 10,000 है, 50,000 है, 5 लाख है, 5 करोड़ है। यानी कि बोलना और करना अलग चीज होती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ, आपसे एक बच्चा पूछने आया है कि दीदी चाय कैसे बनती है, या भैया चाय कैसे बनता है। तो आपने बताया कि भाई ये सब डालते हैं, दूध, चीनी, ये सब, और चाय बन जाती है। वो आपके पास अगले दिन आया और बोला कि आप झूठ बोल रही हो, चाय तो बनी, क्योंकि आपने उसे बताया नहीं कि इन सब को डालने के बाद तुझे इन सब चीजों को गैस के ऊपर यानी कि हीट के ऊपर रखना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। यानी कि बोलते समय जो हम बोल रहे हैं वो एक अलग चीज है, और लिखने में जो होता है वो एक अलग चीज है। तो लिखने में जो आ गया उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। हिंदी में कहते हैं रासायनिक समीकरण। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन is known as केमिकल इक्वेशन। यानी कि अब जो केमिकल रिएक्शन होगी बच्चों, उसको लिख के जब आप दिखाओगे, जब उसको लिख के दिखाओगे, उसे लिखने वाले तरीके को क्या कहते हैं? केमिकल इक्वेशन। जैसे मैंने कहा भाई कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो आपने बता दिया। अगर मैं लिखता C+O2 गिव CO2, ये मैंने जो लिखा दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। अब आपको पता है चाहे केमिकल इक्वेशन हो चाहे केमिकल रिएक्शन, दोनों सेम ही है, बस ये लिखना है वो नहीं लिखना है। इस तरफ जो होते हैं जिसे LHS कहते हैं, इन सबको कहते हैं रिएक्टेंट, हिंदी में कहते हैं अभिकर्मक। इस तरफ जो होता है इसे कहते हैं प्रोडक्ट, हिंदी में कहते हैं उत्पाद, ठीक है ना। तो अब आपको बस एक चीज याद रखनी है, चाहे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो और केमिकल इक्वेशन हो, उसमें अभिकर्मक इस तरफ वाले होते हैं और जो मिलता है वो उत्पाद होता है। दैट मींस इस तरफ रिएक्टेंट और इस तरफ प्रोडक्ट। और ये हमेशा याद रखना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल सेट करता हूँ, चाय बनाने के लिए आपने क्या क्या आइटम डाला? दूध डाला, चीनी डाली, और पानी डाला, और चाय पत्ती डाली, अदरक वदरक जो डाला था सब डाला, चाय बन गई। तो आपने जो सब डाला, दूध, चीनी, चाय पत्ती, ये सब तो होते हैं रिएक्टेंट, और जो मिल गया, मिला क्या आपको चाय, वो क्या होता है? प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब मुझे सोच के बताना, जैसे जैसे आपकी चाय बन रही होती है तो ये सारे एलिमेंट मिक्स होकर चाय में कन्वर्ट होते हैं। तो याद रखना, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो हमेशा कम हो रहा होता है, और जो प्रोडक्ट है वो हमेशा इंक्रीज हो रहा होता है। ये बहुत जरूरी डाटा है, और आपके एनसीईआरटी में ऐसा हर जगह नहीं लिखा हुआ है, और क्लियरली तो बिल्कुल नहीं लिखा है। तो इसीलिए फायदा होता है टीचर्स का, वो आपको सही डायरेक्शन देंगे। क्या क्या करना है कि केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट होते हैं वो हमेशा डिक्रीज होते हैं, और जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा इंक्रीज होते हैं, ठीक है। अब आता है केमिकल इक्वेशन, एक आता है जैसे फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल सेट करता हूँ, आपसे एक बच्चे ने पूछा दीदी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है। आपने कहा बच्चे जा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और बच्चा खुश हो गया। लेकिन आपने तो ये नोटिस ही नहीं किया, हर चीज 3 फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी, है ना। लिक्विड में भी, गैस में भी, सॉलिड में भी। अब आपने ये तो उसे बताया नहीं कि भाई कार्बन कौन सी फॉर्म में ले रहा है,
हो सकता है वो रिएक्शन सॉलिड से लिक्विड हो रही हो सकता है वो रिएक्शन सॉलिड से गैस हो रही हो सकता है वो रिएक्शन लिक्विड से गैस हो रही हो सकता है वो रिएक्शन गैस से गैस हो रही हो। जब तक आप ये पूरा मेंशन नहीं करोगे कि रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तब तक उस रिएक्शन को स्टैंडर्ड नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि अब मान लो आपने कहा कि इसमें क्या दिक्कत है सर, सब ट्राई कर लेंगे। मानो मैं इस CO2 बनाने का प्लांट डाल रहा हूँ, मेरी प्लांट की कीमत आ गई 10 करोड़ रुपए, ठीक है ना। अब 10 करोड़ लगाने के बाद मैं ये सब ट्राई करूंगा और मेरे 10 करोड़ बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए ये सब चीजें मेंशन होनी चाहिए। जैसे चाय बनाने का एग्जांपल था, पानी डाला, मिल्क डाला, टी लीफ डाला, शुगर डाला, पानी मत डालो, बिना पानी के चाय ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है ना। और जो भी डालना डालो और यहाँ पे मिलेगा चाय। लेकिन आपने देखा जब तक आप इसे हीट नहीं करोगे, मतलब इन सारे आइटम्स को आप गर्म नहीं करोगे, चाहे आप 1 करोड़ साल तक बैठे रहो चाय के बर्तन के आगे, वो कभी चाय में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चाय बनना जो केमिकल रिएक्शन है उसे कौन आगे प्रोसीड कराएगा? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर होना बहुत जरूरी है, तभी हमारी क्या बनेगी? चाय बनेगी। ये बात भी आपको इजीली समझ आ गई, ठीक है। चलो अब मैं इस चीज को स्टैंडर्ड केमिकल इक्वेशन को लिख रहा हूं कि इसमें क्या क्या होता है। नंबर फर्स्ट, फेज of reactant and solids and products should be given। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो फेज होंगे, फेज का मतलब सिंपली होता है या तो सॉलिड होंगे या फिर लिक्विड होंगे या फिर गैस होंगे, ये लिखना जरूरी है। अगर जब किसी केमिकल इक्वेशन में ये लिखा है तभी उसे स्टैंडर्ड केमिकल इक्वेशन माना जाएगा, अदरवाइज माना नहीं जाएगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, मेंशन द कैटलिस्ट इन रिएक्शन, यह इक्वेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल सेट करता हूं, एक होता है वेजिटेबल ऑयल, इसको कन्वर्ट करते हैं वेजिटेबल घी। कैसे करते हैं? हाइड्रोजन गैस इसमें ऐड करके। लेकिन ये किसके? निकिल के सरफेस पे होता है। मतलब ये जो वेजिटेबल ऑयल जिस बर्तन में रखा होगा वो निकिल का बर्तन होना चाहिए, निकल मेटल का, ठीक है ना। अब सुनते रहना मैं क्या कहूंगा। यहाँ पे ये कैटलिस्ट है। क्यों कैटलिस्ट है? क्योंकि ये, अच्छा पहले तो ये समझते हैं कैटलिस्ट कहते किसे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैटलिस्ट किसे कहते हैं। कैटलिस्ट को हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो, मान लो आप दो दोस्तों सोनू और मोनू, आप दो दोस्त है सोनू और मोनू और आप उनकी लड़ाई कराना चाहते हो, तो आपने कह दिया सोनू ये तुझे गाली दे रहा है, मोनू ये तुझे गाली दे रहा है, या फिर कुछ भी कह दिया कि सोनू ये तुझे पीटना चाहता है, मोनू ये तुझे पीटना चाहता है। अब दोनों आपस में लड़ाई करेंगे। ये लड़ाई करना हो गया रिएक्शन। ये रिएक्शन कराई किसने? आपने, लेकिन आप तो नहीं लड़ रहे ना। तो बस यही काम होता है कैटलिस्ट का। क्या? ये जो निकिल सरफेस है इसके वजह से ये रिएक्शन होगी, लेकिन निकिल सरफेस पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन में। तो कैटलिस्ट आर द एजेंट्स which promotes chemical reaction। अभी तो आप बस यही पढ़ रहे हो प्रमोट्स, बाद में जब आप जाओगे तो कैटलिस्ट के दो टाइप होते हैं। मुझे तो बहुत आगे तक पता है बच्चों, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल को कोई पता नहीं, मैं 10th क्लास का बैच चला रहा हूँ ना, मैं बैच चला रहा हूँ कौन सी क्लास का? 10th क्लास का। तो मैं कंटेंट डालूंगा 10th क्लास के हिसाब से। कल को एक बच्चा आ जाता है, एक टीचर आता है, वो कहता है इसे कैटलिस्ट के टाइप नहीं पता। मुझे बहुत पता है, ठीक है ना। कैटलिस्ट के दो टाइप होते हैं, एक होता है पॉइजन्स और एक होता है पॉइजन्स और टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, पॉइजन्स एंड ग्रोथ कहते हैं। कैटलिस्ट के दो टाइप होते हैं, एक तो जो केमिकल रिएक्शन को कम करते हैं वो पॉइजन्स एंड प्रमोटर्स। देखो प्रमोटर्स और ग्रोथ सेम होता है मीनिंग वाइज। प्रमोटर्स जो केमिकल रिएक्शन को बढ़ाते हैं, पॉइजन जो केमिकल रिएक्शन को कम करते हैं। लेकिन अभी आपके काम का नहीं है, 10th क्लास में बस इतना काम का है कि कैटलिस्ट होता क्या है, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा, दो चीजें जरूरी है क्लास। पहली चीज तो ये कि आपको केमिकल इक्वेशन में ये बताना पड़ेगा उनका फेज क्या है,
फिर ये बताना पड़ेगा कि उनकी कैटलिस्ट क्या है, ठीक है ना। तो ये तो बहुत जरूरी है केमिकल इक्वेशन में बताने के लिए, ठीक है। अगर पेपर में आएगा स्टैंडर्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि जब मान लो मैं कोई पेपर सबमिट करता हूँ या फिर मानो मैं इंटरनेट मतलब मैं कोई चीज ऐसी करता हूँ जिसे मुझे आगे भेजनी है केमिस्ट्री में, तो मैं जो लिखूंगा ना वो इन दोनों को ध्यान रखते हुए लिखूंगा कि सबके फेज मेंशन होने चाहिए और सबकी कैटलिस्ट या फिर जो टेम्परेचर है ठंडा गर्म जो भी कर रहे हैं सबके सब मेंशन होने चाहिए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आइस कन्वर्टेड टू वाटर आपने लिख दिया, लेकिन जब तक यहाँ हीट नहीं लिखोगे तब तक ये रिएक्शन या इक्वेशन अनकंप्लीट है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आइस को फ्रीजर के अंदर रखूंगा तो क्या पानी में कन्वर्ट हो पाएगा? नहीं ना, गर्म होगा तभी तो कन्वर्ट होगा। इसी तरीके से आपने लिखा वाटर विल कन्वर्ट इनटू आइस, जब तक मैं यहाँ फ्रीज नहीं लिखूंगा या कूल नहीं लिखूंगा तब तक ये अनकंप्लीट है। क्यों? क्योंकि मैं पानी को बाहर कमरे में रखूंगा तो क्या बर्फ बन जाएगा? कभी नहीं बनेगा। तो इसीलिए ये चीजें बताई जा रही है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्लास आपके पास आता है कि जो केमिकल इक्वेशन है ना उसके बेसिकली दो टाइप होते हैं। केमिकल इक्वेशन के बेसिकली दो टाइप होते हैं, तो हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ, अब बच्चा होता क्या है जो नाच गा के पढ़ा रहा है या फिर जो ड्रामेबाजी में पढ़ा रहा है या फिर जो बिल्कुल नौटंकी कर रहा है उसका तो सब बच्चे देख रहे हैं। मैं नौटंकी नहीं कर सकता क्योंकि मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ, ठीक है ना। तो नॉलेज मिलेगी और कुछ मिले ना मिले, ठीक है। एग्जांपल्स थोड़े से मिल सकते हैं लेकिन नॉलेज जरूर मिलेगी। एक होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक होती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब सबसे पहले आते हैं क्लास बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो क्या होता है? द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स in reactant and product are same। जैसे आपने लिखा C+O2 gives CO2। देखो मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा कि कौन सॉलिड है लिक्विड है गैस है। क्यों? क्योंकि मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिख रहा और आप भी अगर कोई अननोन रिएक्शन लिख रहे हो तो आप ही नहीं बता सकते कि वो स्टैंडर्ड है कि नहीं है। ये हमेशा दिया जाएगा, आपको इसके बारे में नहीं सोचना। अब देखो इस तरफ कह दिया रिएक्टेंट, इस तरफ कह दिया प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में कार्बन के कितने एटम है? कुछ नहीं है तो एक। ऑक्सीजन के कितने एटम है? दो। उधर आ जाओ, प्रोडक्ट में कार्बन के कितने एटम है? अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। ये जो 2 है ना बच्चों, ये जो 2 है, ये जो 2 है ये सिर्फ O का है। अगर ये दोनों का होता ना तो इस तरीके से होता, ठीक है ना। तो कार्बन कितना है? एक। ऑक्सीजन कितना है? दो। तो आपने क्या देखा? रिएक्टेंट में कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन दो, यहाँ पे भी ऑक्सीजन दो। अगर ऐसा होता है तो उसे कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलो मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ बच्चों आपको। हमने दिया N2 + 3H2 गिव 2NH3 NH, सॉरी ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में नाइट्रोजन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने? अब देखो क्लास 2 तो थे हाइड्रोजन, ये 3 बाहर होने का मतलब है इसके साथ मल्टीप्लाई आएगा 6, क्योंकि इसका मतलब है क्लास 3H2 का मतलब है H2 H2 H2, 3 बार H2 है और एक में 2, एक में 2, एक में 2, टोटल कितने हाइड्रोजन बनाएंगे? 6। इधर आ जाओगे, ये जो 2 है सबके बाहर है, ये जो 2 है सबके बाहर है, तो 2 सबसे मल्टीप्लाई होगा। वैसे नाइट्रोजन कितना था? 1, तो 1 2 जा 2। हाइड्रोजन कितना था? 3, 2 3 या 6। तो आपने क्या देखा? यहाँ पे भी जितने एटम रिएक्टेंट में उतने एटम प्रोडक्ट में, जितने एटम रिएक्टेंट में उतने एटम प्रोडक्ट में। अगर ऐसा होता है तो उस इक्वेशन को कहते हैं क्लास बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके क्लास, अब आता है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो समझने की करके क्या होता है? द टाइप ऑफ chemical equation in which number of atoms in
रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर डिफरेंट। एग्जैक्ट ये डेफिनेशन लिखी है, पूरे नंबर मिलेंगे जितने का भी आएगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया CH, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, तो मानो N2 + H2 गिव NH3। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, नाइट्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, वहां नाइट्रोजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 3। देखो ये तो दोनों बराबर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों के दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। अगर मान लो ये दोनों बराबर होते सपोज, और ये बराबर नहीं होते, तब भी ये अनबैलेंस में ही आएगा। अनबैलेंस के लिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि 2 बराबर हो या 1, एक भी अनइक्वल होगा तो अनबैलेंस कैटेगरी में आएगा। जैसे CH4 + O2 गिव CO2 + H2। देखते रहना, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 2। कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 3। देखो ये तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है, तो इसीलिए क्या देगा, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर किसी बच्चे को 10th क्लास के ये कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है तो कमेंट्स में लिख देना कि सर प्लीज, जो भी दिक्कत होती हो कमेंट में लिखना, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और इसी चैनल में डालूंगा, ठीक है ना। तो आपके लिए ये एक ऑनलाइन ट्यूशन है और बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना। बस आपको करना क्या है, पूरी मेहनत से पढ़नी है बच्चों। और क्लास देखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ रखा है कि हमें कोई भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना पड़ता है। तो इसका बहुत सिंपल आंसर है। मान लो आपका एक दोस्त है मोनू ने कहा कि भाई मेरी मम्मी ने 1 किलो तो दूध डाला, 1 किलो चावल डाले, 1 किलो चीनी डाली और खीर बना दी 4 किलो। तो आप सीधा कहोगे कि मोनू तू झूठ बोल रहा है, और आप इतनी सिंपल लैंग्वेज में तो कहोगे नहीं, आप कहोगे मोनू या तो तू हमें बना रहा है या फिर तुझे बनाया गया है, ठीक है ना। क्यों आपने इतनी श्योर होती है बात कैसी कही, क्योंकि आपको इतना तो दिमाग है कि 3 किलो मिलके 3 किलो ही बन सकता है, 4 किलो नहीं बन सकता। ये आपको सबको पता है, आपको नहीं, एक छोटे बच्चे को पता है जिसे खाना खाना आता है, जिसे खाना खाना आता है और थोड़ा सा पढ़ाई आती है, क्योंकि जोड़ना भी तो है। खाना खाना तो 1 साल के बच्चे को आता है, एक छोटे बच्चे को भी पता है कि ये ऐसा होता है। लेकिन इसका आंसर क्या है, इसका आंसर होता है कि एक लॉ होता है जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है, इसकी डेफिनेशन दिखा देता हूं मैं। इट स्टेट्स दैट मास in any chemical reaction can neither be created nor be destroyed. अच्छा वो मैंने इसे अलग लिख दिया, तुम नैरो भी बना देते, ठीक है ना। nor be destroyed, it can only transfer from one form to another, one form to another। मतलब एक सिंपल एग्जांपल, मान लो ये मार्कर 5 ग्राम का है, 5 ग्राम का है प्लास्टिक, मैं इसे पिघला के अगर BMW भी बनाऊंगा ना तो 5 ग्राम की ही बनेगी। क्यों? क्योंकि इसका 5 ग्राम ही रहेगा, 50 नहीं हो सकता, नहीं 4 हो सकता है, ठीक है ना। ये बात आपको समझनी है, ठीक, ओके। ओके क्लास, तो अगली चीज आपके पास है, सबसे पहली बात तो यही था कि बैलेंस करना है। कैसे करना है सीख लो। देखो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो ऐसे लिखोगे कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं वो लिख लोगे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। CH4 एलिमेंट नहीं है, CH4 मॉलिक्यूलर कंपाउंड कह सकते हो, ठीक है ना। इधर रिएक्टेंट लिख दो, इधर प्रोडक्ट। अब गिन लो कार्बन के रिएक्टेंट में कितने, अकेला है, सिंगल वन। हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, वहां आ जाओ। कार्बन कितना है 1, ऑक्सीजन का है 2, और हाइड्रोजन कितना है 2, और ऑक्सीजन कितना है 2 और 1 3, ठीक है ना। सबसे पहला काम आपको ये लिखना आना चाहिए। अब इसके बाद क्लास देखना है कौन कौन इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है। अब याद रखना आप इसमें मल्टीप्लाई के अलावा कुछ नहीं कर सकते बराबर करने के लिए, ठीक है ना। अब सुनना मैं आपसे क्या कह रहा हूँ,
कई केस होंगे इसमें दो चीजें अनइक्वल होगी, जैसे इसमें ये दोनों अनइक्वल है। अब आपको ना याद रखना उसको पहले इक्वल करना। देखो आंसर तो किसी से भी आएगा, लेकिन एक तरीका होगा जो आपको थोड़ा सा लॉन्ग लेंथी पड़ जाएगा और एक तरीका होगा जो थोड़ा सा आसान होगा और कंफ्यूजन कम होगा, ठीक है ना। तो याद रखना उसको इक्वल करोगे पहले, ये लाइन मेरी याद रखना, चाहे कॉपी में लिख लेना, पहले उसको इक्वल करा जाएगा जिसमें एक ही तरफ मल्टीप्लाई करना। इसका क्या मतलब है समझना, इसको इक्वल करने के लिए इसको 3 से, इसको 2 से